बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ पर। कैसे हैं, कैसी तबीयत है? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है रोज़ सुबह हम आपके लिए कोई ऐसा जो है ना कंटेंट से भरपूर शो लेकर आएँ जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो सके, रहनुमाई हो सके, आपको गाइडलाइन मिल सके। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो आपको मसाइल हैं, जो मसले हैं, जो परेशानियां हैं, वो जब आप उनका कोई सल्यूशन ढूंढें या कोई देखें तो उसमें आपको घूम फिर के एक मेरा शो ज़रूर याद आए कि हाँ, ये चीज़ हमने फ़िज़ा के शो पे सुनी थी, ये बड़ी कारआमद है, व्हाई नॉट वी ट्राई दिस। और जब उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, अपने घर की घरेलू चीज़ों में, तो फिर आपको उसका हल जो है इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाए। तो ये हमारी कोशिश है। और रही बात, आप हमारे शो को बहुत पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं, हमारी चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, एक तो उसका थैंक यू। और दूसरा मैं एक और चीज़ कहना चाह रही थी कि अभी भी ना बहुत से लोग हैं जो मुझे हज़म नहीं कर पा रहे इस बात को कि एक तो बीइंग अ सेलिब्रिटी लोगों से बात हज़म नहीं हो रही कि मैं न्यूज़ चैनल पे वो काम कर रही हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि कोई सेलिब्रिटी कर नहीं रही थी। तो मैंने यही सोचा कि जो मैं करना चाहती हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि न्यूज़ चैनल है जिसमें ज़्यादा लोगों की चीज़ों को सुना जाता है, देखा जाता है, क्योंकि करंट अफेयर की बात होती है, रोज़मर्रा जो जो हालात आपके ऊपर नीचे होते हैं उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि हमारे माशी मसाइल को हल करने के लिए अगर कोई एक ऐसा शो डिज़ाइन किया जाए जो सिर्फ बीइंग अ सेलिब्रिटी कोई कर रहा हो, तो वाई नॉट लोग उसकी बात सुनेंगे। क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों को आप लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, सुन लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको हमारी बात जल्दी समझ आ जाती है। हम लोग आप लोग के लिए थोड़े बहुत कहीं ना कहीं हल्की आंच पे रोल मॉडल हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये शो आपके लिए डिज़ाइन किया। दूसरी बात ये कि आप इसको इस तरह से पॉजिटिवली ले रहे हैं कि आप रोज़ रेगुलर इस हमारे जो है ना शो को देखते हैं और रोज़ कोई ना कोई नया, या तो आप हमें टॉपिक बताते हैं या कोई कंटेंट बताते हैं या कोई ऐसे मसले बताते हैं जिसके ऊपर हम शो लेकर आपके सामने आ जाते हैं। तो यही जुड़ाव, यही दोस्ती, यही लगाव मुझे आपके साथ चाहिए ताकि हम मज़ीद आगे एक साथ चल सकें। और मुझे आपकी सपोर्ट मिलती रहेगी तो फिर मैं आगे इसी तरह आपके साथ ज़बरदस्त किस्म के शोज़ करती रहूँगी। और रही बात हमारे शो की, लोग कहते हैं कि रील बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे, तो मुझे लगता है होनी चाहिए। आई डोंट माइंड अबाउट इट, आई लाइक इट। वाई? बिकॉज जितनी मैं मेहनत करती हूँ यहाँ पर, जितना हम एफर्ट करते हैं हमारी पूरी टीम समेत, अगर ये कंटेंट किसी के काम का है, किसी के भले के लिए है, तो वो रील वायरल हो, अच्छा है, पूरी दुनिया देखे, किसी एक इंसान की भलाई हो, पूरी इंसानियत की भलाई होनी चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी दोस्ती रहे और इसी तरह हमारे काम को आप सराहते रहे। तो पहले ही थैंक यू कह दिए। अभी अब चलते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें आज हमने रखा है मेरी बहनों भाइयों वेट लॉस के ऊपर। हमने यहाँ पर ज़बरदस्त हमारे मेहमान बुलाए हैं जो कि सबके फेवरेट हैं, सिर्फ मेरे नहीं। हकीम जो है अताउर रहमान साहब हमारे साथ होंगे आज और वो आपको बताएंगे बड़े सारे नुस्खे वेट लॉस के ऊपर। आपको पता है मेरी सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी के ऊपर है और मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि जब फ़राल पैदा हुई थी तो 3 महीने 2.5 महीने की थी, तो मैंने बिल्कुल साइज़ ज़ीरो कर लिया था। इतनी मैं दुबली हो गई थी कि जितनी तो मैंने जब शोबिज़ इंडस्ट्री ज्वाइन की थी मैं उस वक्त इतनी दुबली नहीं थी। तो अभी हम बात करेंगे वेट लॉस पे, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है और मोटापा कोई सेहत नहीं है। ठीक है, कोई काला पीला नीला मोटा जैसा भी है, दुबला पतला सूखा, आई डोंट माइंड। सबकी अपनी पर्सनैलिटी अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हमने वैसे ही अपने आप को कैरी करना है। मगर अगर मोटापा हमारी जिस्म में किसी ऑपरेशन के बग़ैर, किसी बीमारी के बग़ैर और किसी और वजूहात के बग़ैर अगर हमें चढ़े जा रहा है और हम खाए जा रहे हैं और हमारी रूटीन डाइट हम उस चीज़ों का ख्याल नहीं करें, तो हमारे जिस्म के बाकी ऑर्गन्स जो है ना उनको वो ख़राब कर देगा। चर्बी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती जिस्म में, चर्बी जिस तरीके से निकाल दी जाए वो बेहतर है। उसके लिए क्या डाइट, क्या नुस्खे, क्या टोटके, क्या इलाज, क्या एक्सरसाइज है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चले मिलते हैं अताउर रहमान साहब से। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले पूछना चाहूँगी कैसी फीडबैक आती है जब आप हमारे प्रोग्राम से जाते हैं, तो आपको लोग मिलते हैं, फैंस मिलते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, जो सेहत का मुतलाशी होता है वो अपने तबीब को ढूंढ लेता है। आपका जब भी हम प्रोग्राम करते हैं आपके साथ, तो पूरी दुनिया से कॉल्स आती हैं और सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि हमारी एक बात से अगर दूर दराज बैठा हुआ शख्स इस्तेफादा करके शिफा मिलती है, तो ये हमारे लिए भी सदका जारी है और आपके चैनल के लिए भी सदका जारी है। बोला, मैंने कहा कि इंसान की भलाई हो और साथ पूरी इंसानियत की भलाई हो जाए तो इसमें क्या भला है। ऐसी है ना, ज़बरदस्त मज़ा है। तो चलिए जी, आज चलते हैं वेट लॉस की तरफ। बड़े सारे सवाल हैं, आपको तो समझ आ गई होगी। मैं अपनी आवाम की ज़बान आपके सामने रखूँगी, पूछूँगी सवाल, आपने मुझे जवाब देने। सबसे पहले जो मुझे लगता है मोटापे में
एक जो फेस है, फेस की जो डबल चिन है उसका फैट जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। आप पूरे ऊपर से नीचे साइज 0 हो जाएंगे, मगर डबल चिन का जो फैट है वो बड़ी मुश्किलों से जाता है, और अगर इनहेरिटेड है तो फिर और भी बहुत बुरा लगता है। इसका कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसा नुस्खा, कोई तरीका बता दें कि डबल चिन से जान चले जाए लोगों की। जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर एज अ होल पूरे फेस के ऊपर जब फैट आती है ना, तो वो हमारी बोन्स के साथ जुड़ी होती है, और बोन्स के साथ पूरा एक मैकेनिज़्म है। जब आपकी दवाई एक्ट करती है, फैट्स उतरती है, तो ये चिक्स की और ये साइडों की सब फैट्स उतर जाती है। लेकिन जो चिन, डबल चिन बनती है, वो फैट्स आपकी बोन्स से हट के लटक जाती है। ऐसे ही है, तो वो ऐसे ही है कि जैसे आप एक चीज़ को लटका रहे हैं और वहाँ तक जैसे ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच पाती। हाँ। तो ये जो डबल चिन फैट्स है, ये दवाइयों से ज़्यादा एक्सरसाइज या एक स्पेसिफिक मसाज होता है। उसको आप 1-2 ऑयल्स हैं हमारे जो एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, वो ऑयल को आप नीचे से ऊपर करेंगे। मैं पहले ऑयल बता दें कौन सा ऑयल, उसमें 3 ऑयल आप मिक्स कर लें। एक उसमें रोगने जैतून, रोगने बादाम, और ये जो हमारा है इसका नारियल का जो है कोकोनट ऑयल। अच्छा, वो तो एंटी है। हाँ, इनको तकरीबन जो है ना हम वजन लेके, ठीक है, एक शीशी में मिक्स करके, तो उसको कोसा कर लें। कोसा करना है, नीम गर्म करके ना उसको अच्छी तरह नीचे से ऊपर को मसाज करना है। अच्छा। यानी आपको फील होगा कि आपका ये चेन, हाँ, यूं नीचे से ऊपर मसाज करना है। दिन में 2 बार मसाज करेंगे। हाँ। ये फैट्स आपके ऊपर की फैट्स के साथ, ये जो हमारे यहाँ ग्लैंड्स हैं, हाँ, या जो हमारे थायराइड के जो हैं, इनके साथ जाके ना वो हुजम बनाएगी, और उससे इंशाल्लाह पेशेंट ठीक हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे दांत आगे निकलते हैं तो हम क्लिपर्स लगाते हैं जी। तो एक मार्केट में चाइना ने भी ये चीज़ निकाली है, डबल चिन वालों के लिए क्लिपर्स होते हैं। अच्छा। वो क्लिपर्स आपने घर के अंदर, जाहिर बात है बाहर तो नहीं आप लगा सकते हैं, घर के औकात में जहाँ आप फैमिली में बैठे हुए हैं तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लिपर लगाएं। उससे वो फैट्स यहाँ से उठ के बाकी फैट्स के साथ मिल के कंपनसेशन हो जाएगी। मतलब यहाँ का फैट जो है वो डाइवर्ट होके ट्रैवल करके हमने कहीं और भेजना है। कम भी हो जाएगा ऑयलिंग से, और इन्फ्लेमेशन भी ठीक होगी, और बाकी स्किन के साथ जब वो जुड़ जाएगा तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो बुरी नहीं लगेगी चिन। अरे वाह, ये कब तक करना है, कितने दिन करना है? ये तकरीबन 40 डेज जो है ना, इसका एक नॉर्मल जो है ना एक ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 40 डेज इसको कर लें। और उसके बाद भी रखना है ये सिस्टम? हाँ, उसमें अगर आप देखें कि दोबारा देखिए मतलब। मोटापे का ये मामला है ना कि जाहिर बात है जब हम ख्याल रखते हैं तो हम पतले भी हो जाते हैं, जब हम ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर फैट्स आना शुरू हो जाती है। तो जिन दोनों फैट्स आना शुरू हो जाए देन आप ये दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, बेज़रर चीज़ है। अरे वाह। अच्छा, एक और मोटापा जो कि प्रेगनेंसी के बाद का होता है, जी जी, मोटी हो जाती हैं मेरी बहनें, मुझ समेत, मैं खुद आलू हो गई थी। तो ये प्रेगनेंसी में तो मोटापा आता ही आता है, ठीक है। जैसी डिलीवरी होती है उसके बाद हमें तो पंजीरी पर डाल दिया जाता है, हमें तो देसी घी पे, चीज़ों पे, ग़िज़ाओं पे काफ़ी फैट्स भी चीज़ें हमें खिलाई जा रही होती हैं। अब इसमें हमने क्या करना है? ऐसी कौन सी टिप है, कौन सा टोटका है कि हम जो है अपना वेट, वो जो सूजन है पहले तो वो आफ्टर बच्चे की पैदाइश के बाद की जो बॉडी स्वेलिंग है वो भी उतर जाए, और हमारा जो फैट हम पे चढ़ रहा है वो भी बुरी तरीके से ना चढ़े? प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल जी। क्योंकि शुरू में तो डिलीवरी के बाद यही नहीं समझ आता था कि बॉडी स्वेलिंग कितनी है तो फैट कितना है बॉडी का, समझ नहीं आता। असल में देखें, इसका मेन वजह यह है कि जब डिलीवरी होती है तो ख़वातीन में खून का ज़िया होता है, और बिलखसूस जो सी सेक्शंस होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा खून का ज़िया होता है, तो उस वजह से वाटर रिटेंशन बॉडी में बढ़ जाती है। अब इसका मैकेनिज़्म ये है कि जब, और इसके साथ जब हम बहुत सी मेडिसिन खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में एक हार्ट फ्लैशेस वाली कैफियत बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है, गर्मी लगती है। तो हमारी अक्सर जो ख़वातीन हैं वो उस सूरत में ठंडा पानी शुरू कर देती हैं, जूसेस शुरू कर देती हैं कि घबराहट दूर हो, फिर एक ही जगह बैठना, बॉडी मूवमेंट नहीं होती। ये ख़ासकर ये जो छिले तक की जो पोजीशन है ना ख़वातीन में, ये बहुत ज़्यादा हैक्टिक होती है और वो बिल्कुल अलार्मिंग होती है। इसके अंदर देखें, आपने जैसे अभी बताया कि ये बादाम का इस्तेमाल कर लें, किशमिश का इस्तेमाल कर लें, ये तो बहुत बेहतर चीज़ है, लेकिन उस वाटर टेंशन को कम करने के लिए हमारे पास 3 अर्क हैं। उन 3 अर्क कंपनी के ले लें या उनकी इंग्रेडिएंट्स को मार्केट से ख़रीद के ख़ुद घर में उसका पानी बॉयल करके इस्तेमाल करने से आपकी जितनी डिलीवरी की एक्सेस वो है, इन्फ्लेमेशन है, सोजन है, वो सब दूर हो जाएगी। वो क्या 3 चीज़ें हैं उसमें? अर्क मको है, नंबर 1 अर्क मको,
नंबर 2, ये अरके मको क्या चीज़ है? मको बेसिकली ये बीज होते हैं। मको हमारे जड़ी बूटी है, जिस तरह स्वांजना है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, गर्म तर मजाज रखते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ ब्रेक ले लेते हैं। ये अरके मको में ब्रेक में भी आपसे पूछूँ फिर मैं, ताकि आगे समझा सकूँगी। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो प्रेगनेंसी के बाद का फैट है वो लूज़ करने के लिए कौन सा ऐसा कारआमद टोटका है जो अभी हमें अताउर रहमान साहब बताएंगे। हकीम साहब से पूछते हैं ब्रेक के बाद। अरे वाह भाई, ये तो बड़ी काम की चीज़ बताने लगे। मैंने अभी ब्रेक में पूछा है, बड़ी काम की चीज़ है। सुने जी, प्रेगनेंसी के बाद जो फ़ैट है, जो कि समझ नहीं आता कि स्वेलिंग है या आपका बॉडी फैट है और कितना है, ये भी नहीं हमें समझ आता, तो ये चीज़ जो है उसके लिए आपको ये इस्तेमाल करना है। जी बताइएगा। जी देखें जी, अगर तो 3 हमारे अर्क ऐसे हैं जो फौरी तौर पे डिलीवरी के बाद ख़वातीन को शुरू कर देने चाहिए, और उसमें मौसम का भी कोई ख्याल ना रखें, गर्मी है सर्दी है, और आप देखेंगे कि जितनी फैट्स लटकी हुई है लोअर एब्डोमेन की, वो फौरी तौर पे सूजन जो है वो उतरेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये इन्फेक्शन को भी क्योर करते हैं। अच्छा। कि डिलीवरी के दरमियान जो आपका ऑपरेशन होता है उसमें पस पड़ने का खदशात को भी ये दूर करते हैं। अरे वाह। वो कौन से 3 अर्क हैं? एक है अर्के मको दाना जिसको हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा है अर्के अजवाइन, ये सारी किचन रेसिपी चीजें, ठीक है। और मगर आपने इसका अर्क जी जी अर्क कहाँ से मिलेगा हमें? अर्क तो कंपनी से, हर कंपनी बना रही है। अच्छा ठीक है। और इसी तरह तीसरी चीज है अर्के सौंफ, बादियान जिसको हम कहते हैं। अरे वाह, वो तो अवेलेबल है। हाँ, ये अगर तो बासानी, ये कुछ लोग जाहिर बात है कि तरद्दुद में नहीं पड़ना चाहते, तो ये किसी भी शॉप से जाके 3 अर्क लें, तीनों को मिक्स कर लें। हम वजन वहाँ पर एक साइज की बोतलें लेके उनको एक बर्तन में निकाल लें, दोबारा उन 3 बोतलों में डाल लें, तो वो यकमोश हो जाएंगे। उसमें फिर वो आधा कप सुबह और आधा कप शाम को बीडी डोज में बिफोर मील लेंगे, खाने से कबल। किसमें? आधा कप सुबह और आधा कप शाम खाने से कबल। अच्छा। तो वो आप यकीन कीजिए कि, और ज़्यादा अगर ओबेसिटी फील करते हैं तो 3 टाइम भी ये ले सकते हैं। अच्छा। इसमें 2 चीज़ें, अगर आप ये अर्क नहीं आपको मिलते तो आप किसी पंसार की दुकान से जाके ना ये 3 चीज़ें और इसके साथ 2 एडिशनल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मको के बीज ले लें, मको दाना, सौंफ ले लें वहाँ से, और अजवाइन ले लें, और बाकी जो 2 चीज़ें हैं ना वो अगर ऐड कर देंगे, एक दवा हमारी वो होती है हर्बल इंग्रेडिएंट्स है बाऊ बड़ंग के नाम से, काली मिर्च की तरह। काली मिर्च के ऊपर लाइंस होती है ना, दरारें, वो प्लेन होता है और काली मिर्च की तरह होता है सेम, बाऊ बड़ंग। और 5वीं चीज़ उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ना सुंड, सूखा अदरक जिसको हम कहते हैं, जंजबील भी कहते हैं, वो जंजबील का पाउडर जो है ना इस्तेमाल कर लिए। 5 चीज़ों को बॉयल करके इसका पानी पीने से भी बहुत जल्दी आपकी जो है ना फैट्स, इन्फ्लेमेशन और मोटापा भी से कम होता है। वाह, हिचकी आ रही है मुझे, सॉरी। अच्छा, ये जो पेट और हाथों की लटकी हुई स्किन होती है ना, जैसे मेरी तो स्किन बिल्कुल टाइट है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ लोगों की जो स्किन है ना, ये ऐसे, जो स्किन ही हाथ नहीं आ रही, ये ऐसे यूँ लटकी हुई होती है, ठीक है ना। उसके लिए लूज स्किन के लिए, पेट के इर्द गिर्द भी इस तरह की लूजिंग स्किन है, उसके लिए क्या करना है? देखें, लूज स्किन बड़ी परेशानी वाली बात है जी। हाँ, बेचारी बहनें साड़ी के ब्लाउज नहीं पहन सकती, या कोई भाई है तो वो हाफ स्लीव शर्ट नहीं पहन सकते। जी। असल में ये जो स्किन लटक जाती है ना, ये मेडिसिन से बहुत कम जाती है। मेडिसिन जो स्किन आपकी फैट्स के साथ, जो आपके मसल्स जो हैं आपकी बोन्स के साथ जुड़े होते हैं ना, उनमें हमारी दवाइयाँ ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ये जो स्किन लटक जाती है ना, इसका एक्सरसाइज के साथ ताल्लुक़ है, और अमूमन उन लोगों को ज़्यादा इशू होता है जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, खाना खाया पिया वहीं बैठ गए। तो मैं ऐसे लोगों को ये इल्तमास करूँगा कि वो अपनी एक्सरसाइज करें और जिम ज्वाइन करें, और अपने कोच से इसी स्पेसिफिक जो एक्सरसाइज हैं, जैसे लोअर एब्डोमेन में फैट्स लटक जाती है, उसमें 5-7 किस्म की हमारी एक्सरसाइज हैं, वो करें। और ये आप बता रही हैं, और थाइस की जो हमारी फैट्स है, इन तमाम की मखसूस एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज करें। और दूसरी चीज़ जो हर्बल में हम इससे बेनिफिट ले लेंगे, वो दवाइयों से ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है, वो ऑयलिंग है। अच्छा। मिसाल के तौर पे आप, कुछ ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनके कद के इश्यूज़ हैं, हम उन्हें कहते हैं जैतून का तेल आप अपने ये दोनों साइडों पे लगा के बॉडी को वार्म अप करें। अल्लाह ने कुछ ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है, कुछ ये दोनों पॉइंट्स पे, ये हिप्स के थाइस की जगह जी, ये बिल्कुल ये साइडों पे, ये हमारे दोनों पॉइंट्स की साइडों में, अच्छा, जहाँ हमारी जेबें होती हैं सूट्स की, इन जगहों पे जैतून का तेल आप
5-7 मिनट मसाज कर लें, उसके बाद कोई भी गेम कर लें आप, चाहे बैडमिंटन खेल लें, चाहे आप रनिंग कर वॉक कर लें, रनिंग कर लें, चाहे आप अपना बॉडी को वार्म अप करना मकसद है। उससे क्या होता है? उससे आपकी एक्सरसाइज और प्लस ऑयलिंग 100% आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। इसी तरह ये फैट्स के ऊपर भी वो जो मैंने आपको पहले भी 3 तेल बताए थे, उसमें आप सिर्फ जैतून का तेल 10-15 मिनट मसाज कर लें और उसके बाद जो भी आपका कोच एक्सरसाइज बताता है वो एक्सरसाइज करें, तो आप इमेजिन करें 15-20 दिन में ये जो लटकी हुई स्किन है ना, ये भी खत्म हो जाएगी। अरे वाह, इंशाल्लाह। अच्छा साथ साथ आप कोई फेस का भी बता दें। फेस टाइटनिंग के लिए तो दुनिया पागल है सारी। मुझे पानी पिलाएगा, मुझे बेटा दे दो, मुझे हिचकी आ रही है। फेस टाइटनिंग के लिए भी बता दीजिएगा, क्योंकि फेस लिफ्ट हर इंसान को चाहिए। आफ्टर 30s तो सबको हिचकी जल्दी आफ्टर 30s तो सबको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जी। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है कि फेस टाइट हो, बिल्कुल खिंची हुई स्किन हो, फॉर दैट व्हाट वी कैन? देखें, फेस टाइटनिंग के लिए हमारी हर्बल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मेन चीज़ों में आप देखें विटामिन सी और विटामिन ई की कमी से भी टाइटनेस में फ़र्क आता है। तो ये जो हमारे पास हमारी न्यूट्रिशन को पूरा किया जाए, अक्सर आप देखें एवियन के कैप्सूल लोग यूज़ करते हैं, विटामिन सी यूज़ करते हैं, और इसी तरह जिंक है, इसका भी बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी स्किन की टाइटनेस से। अच्छा। तो और विटामिन के जी बनाना में पाया जाता है विटामिन के, इससे भी आपकी स्किन टाइट होती है। अच्छा, इसके लिए एक छोटा सा नुस्खा आपको बता दूं, पहले भी मैंने एक आध बार प्रोग्राम में डिस्कस किया है कि 3 फल हर्ब्स के अंदर हैं, त्रिफला जिसको हम कहते हैं, हलेला, बलेला और आंवला। इनका पाउडर मार्केट से मिल जाता है त्रिफला के नाम से। पूरी दुनिया में स्किन टाइटनेस, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। 1 टीस्पून बेड टाइम पे ले लें। कॉन्स्टिपेशन में भी फ़ायदा है, स्किन को भी टाइट करेंगे, स्किन को ग्लो भी करेंगे, यानी आपकी स्किन ग्लो भी होगी, चूँकि इसमें विटामिन सी है आंवले में। इसी तरह हलेला जो है ना, वो टॉक्सिन को बॉडी से खारिज करता है, एमोनिया लेवल बॉडी में बढ़ जाए उसको नॉर्मलाइज करता है। इसी तरह आपका बलेला जो है, आपके जितने हार्मोनल डिसबैलेंस के इश्यूज़ हैं मेल फीमेल में, उसको बैलेंस करता है। तो ये तीनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जब आप पाउडर बना के 1 टीस्पून लेंगे, तो आपकी ये जो जिन लोगों की स्किन यानी कबल अज़ वक्त जिनमें बुढ़ापा आ रहा है, आप इमेजिन करें सिर्फ वो 15 दिनों बाद अपनी स्किन टाइट होना शुरू हो जाएगी उनकी। वाह। और इसके अलावा हर्बल आपको पता है कुछ वो स्किन पे लगाने के लिए कुछ हमारी बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो जैसे मुल्तानी मिट्टी है, उसका वो मास्क बना के लगाते हैं। इसी तरह हम ये जो किनू के छिलके हैं, इसका पाउडर बना के, और वो मुल्तानी मिट्टी और शहद, इसको लेप करके जब आप स्किन पे लगाते हैं तो उससे भी आपकी स्किन टाइट होती है और आपकी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। वाह, थैंक यू सो मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारे साथ वेट लॉस के ऊपर बात की, और साथ साथ जो वेट लॉस में जो स्किन ढलक जाती है, लटक जाती है, गिरी हुई चर्बी हाथों में, जिस्म में हो जाती है, उसकी भी आपने बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे इलाज बताए। आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी से सेहत दे। बहुत शुक्रिया। आप लोग इस्तेमाल कीजिए, हर्बल में कोई नुकसान नहीं है, हर्बल आपको फ़ायदा ही देगा। किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया हर्बल की तरफ जो है वो रवा दवा हो गई है। आप ट्राई करके देखिए, आपको भी फ़ायदा देगा, आपको सूट करता है तो डेफिनेटली आप हमें फिर दुआ में याद रखिएगा, आपका वेट लूज़ हो ही जाएगा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, स्पेशली यूरोप और यूके, और जाके वहाँ पे काम करना चाहते हैं, इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, उसके क्या क्राइटेरिया हैं, क्या तौर तरीके हैं। तो ख़ास जितने लोग जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आज मेरा ये एपिसोड, ये शो ज़रूर देखें, ये आपके लिए है। और उसके लिए हमने यहाँ पर बड़े सही बंदे जो हैं, मैं कहूँगी उनको मुंतखब किया, उनको मदऊ किया। यहाँ पर राना इनामुल्लाह साहब हैं हमारे पास यहाँ पे, और वो हमें आज ये बताएंगे स्पेशली कि ये किस तरीके से वीज़ा हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से मुल्क से बाहर जा सकते हैं। ये हैं सीनियर जो हैं, आप कह सकते हैं कि वीज़ा कंसल्टेंट, जो कि हमें सही गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है जी? आप कैसी हैं जी? आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो किन तरीक़ों से यूरोप जा सकते हैं, क्या आसान तरीका है उनके लिए? नंबर 1 तो ये है कि यूरोप के वर्क परमिट्स भी होते हैं मुख्तलिफ। अब यूरोप में कोई 30 से 35 कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी रखी हुई है। जो सबसे ज़्यादा लोग यूरोप में जाते हैं वो विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं, उसके बाद बिज़नेस इमिग्रेशन पे जा रहे हैं,
आप देखेंगी कि पुर्तगाल जो है बिज़नेस इमिग्रेशन को लेके चल रहा है, उनके मुख्तलिफ स्किल्ड वीज़ाज़ भी हैं, और इवन के जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने वीज़ाज़ रखे हुए हैं। और थर्डली उनका जो ये हमारे फ्रीलांसर लोग होते हैं, लाइक अगर किसी को मुख्तलिफ़ कंट्री से रेमिटेंस आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो लोग भी यूरोप का वीज़ा ले सकते हैं। मतलब मिनिमम अगर 3000 जो यूरो है अगर वो अर्न कर रहा है रेमिटेंस की मद में, तो उनको भी यूरोप का वीज़ा मिल सकता है। वाह, हम किन ममालिक में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बता दीजिएगा ज़रा। हम यूके भी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, यूरोप में भी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब यूके में जो इमिग्रेशन का मोस्टली लोग वे अपनाते हैं, जो यंग जनरेशन है वो स्टूडेंट वीज़ा पे जाती है यूके, वो अपनी स्टडी कंप्लीट करती है 4 इयर्स बैचलर के बाद या मास्टर के बाद उनको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है। अब वो जो 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क है वो कोशिश करते हैं कि इसको लॉन्ग उसी एम्प्लॉयर के साथ लंबे अरसे के लिए वो कमिटमेंट कर लें। लाइक अगर वो उस विज़िट 2 साल के वर्क परमिट को परमानेंट वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो आफ्टर 5 इयर्स उनको यूके का पीआर कार्ड या इंडेफिनिट स्टे मिल जाता है। और अगर 5 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे मिल गया तो अगले साल उनको यूके का पासपोर्ट मिल जाता है। वेरी नाइस। और ये जो पेपर वर्क होता है वो सब क्या होता है, आइल्स का क्या चक्कर है, ये सारी चीज़ें भी बता दें। देखें, अगर आप यूके स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और बाद में आप उसको इमिग्रेशन में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो इसमें आइल्स का टेस्ट तो बहुत नॉर्मल है। यूके के अंदर रह के आप इजीली 5 से 6 बैंड आइल्स करें और यूके की शहरियत हासिल कर सकते हैं। तो उसमें पेपर है कोई? जी, पेपर देना पड़ता है। आइल्स है, पीटी है, इस तरह के मुख्तलिफ, ऑक्सफोर्ड का टेस्ट है, मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो यूके के अंदर रह के ही आप वो पास कर सकते हैं। कितनी देर का टेस्ट होता है ये तो हार्डली 3 घंटे का टेस्ट होता है। 3 घंटे का टेस्ट होता है? जी, आप तैयारी जो है उसकी 1 हफ़्ता पहले कर लें, 6 महीने पहले कर लें, महीना पहले कर लें, ये तो आप पे डिपेंड करता है। उसमें पॉइंट सिस्टम क्या होता है, कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? देखिए, यूके का तो कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है, ये तो वर्क परमिट की बेस पे आप इमिग्रेशन ले सकते हैं। पहले कभी आज से 10, 15, 12 साल पहले यूके की स्किल्ड इमिग्रेशन होती थी, जब इनके कोई 75 पॉइंट्स होते थे। अच्छा। आप डायरेक्टली पाकिस्तान से ही स्किल्ड इमिग्रेशन ले सकते थे। अब इनका ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। अब या तो आप वहाँ पे बिज़नेस करें, बिज़नेस में आप किसी के साथ वहाँ पार्टनरशिप कर सकते हैं, कंपनी ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद आपको 3 साल का बिज़नेस वीज़ा मिलेगा। 3 साल के बाद फिर 2 साल की मज़ीद एक्सटेंशन होगी, और अच्छा। 5वें साल इंडेफिनिट स्टे लाइक यूके की पीआर। तो अभी जैसे यूरोप उधर से हट गया है यूके से, आपको पता है पहले तो बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे, ब्रेक्जिट हो गई जी, पहले जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, मगर इसके बाद अब बहुत कम लोग हैं इंटरेस्ट होते हैं। मतलब उनको लगता है कि हर चीज़ महंगी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, मगर उनको इस हिसाब से जो अमेरिका है वो बड़ा सस्ता लगता है। इफ़ यू कंपेयर द यूके एंड अमेरिका, तो अमेरिका उनको बहुत चीपर लगता है, सबको लगता है। तो मुझे ये बताइए, और स्टेट्स भी वहाँ पे ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी फिर ज़्यादा होंगी अमेरिका में, मगर फिर भी अगर अब यूके के लिए जाना है तो यही क्राइटेरिया सेम है या सब कुछ थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर दिया गया या कुछ? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि यूके में डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, इज़ दैट ट्रू? नहीं, देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर तो आप स्टूडेंट वीज़ा के रूट से जा रहे हैं फिर तो थ्रू प्रॉपर चैनल है। हार्डली आपको किसी एम्प्लॉयर के साथ अपना एग्रीमेंट करना है। ठीक। वो एम्प्लॉयर आपके PSW को, पोस्ट स्टडी वर्क को, वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब वो वर्क परमिट पे आपने अपना टाइम गुजारना है, वहाँ टैक्स पे करना है, वहाँ रहना है, और उसके बाद वो इमिग्रेशन में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। पेपर वर्क उस सूरत में है कि अगर हमने पाकिस्तान से डायरेक्टली बिज़नेस इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, उसके लिए हमें वहाँ बिज़नेस प्लान चाहिए, हमें किसी यूके नेशनल के साथ पार्टनरशिप करनी है, देन हमें पाकिस्तान में भी आइल्स का एग्ज़ाम देना है और इंटरव्यू भी देना है।
ओह, ठीक अच्छा है। मुझे एक और चीज़ बताइएगा। मोस्टली देखा जाता है कि लोग यहाँ से जाते हैं और विजिट वीज़े पे जाते हैं, फिर जब मुल्क से बाहर जाते हैं, यूके जाते हैं, तो वहाँ जाके छुप जाते हैं, फिर बहुत से लोग पकड़े भी जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है, क्या सज़ा क्या है, क्या क्राइटेरिया होता है, उनको जी। रिपोर्ट कर दिया जाता है या जी। फिर उनको वहाँ पे कोई सज़ा मिलती है या कोई फ़ाइन होता है? व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? देखिए यही वजह है ना कि पाकिस्तान, परसों भी मैं एक टीवी शो में बैठा था, वो यही क्वेश्चन कर रहे थे कि पाकिस्तानियों के लिए डे बाई डे विज़िट वीज़ा कम क्यों होते जा रहे हैं। उसकी मेन वजह यही है जो आपने क्वेश्चन किया कि हम लोग जाते हैं विज़िट पे, 6 माह का विज़िट है, साल का विज़िट है, हम वो टाइम पूरा करके वापस नहीं आते। बहुत सारे लोग वापस आ भी जाते हैं जो यहाँ पे सेटल्ड हैं। जो नहीं आते वो फिर चोरी छुपे जॉब करते हैं, मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब वो अपना वर्क कंटिन्यू कर देते हैं। अब वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब काम तो वो कर रहे हैं, पैसे भी अर्न कर रहे हैं, अब उस कंट्री की फिर इमिग्रेशन उनको ढूंढना शुरू कर देती है। जैसे ही वो मिलते हैं फिर उनको वो कुछ अरसा वहाँ अपने कंट्री में रख के, जेल में रख के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, उसके बाद वो डिपोर्ट कर देते हैं और वो फिर डायरेक्टली पाकिस्तान आ जाते हैं। उसके बाद उनका कोई सीन नहीं है कि उसके वो बाद वापस जा फिर सकें? हमारी जो FIA है उनको रखती है अपने पास, उनके केस वेस चलाती है और ये रूटीन मैटर हो गया जी। ये तो आज से नहीं, सदियों से ये चल रहा है और इसमें बहुत सारे लोग वीज़ा के सेटल्ड भी हो जाते हैं। लाइक वहाँ की नेशनैलिटी, जो भी कोई नेशनल लड़का, अगर लड़का है तो वो लड़की से शादी कर लेता है, लड़की है तो लड़के से शादी कर लेती है। तो अगर शादी कर लेते हैं तो तो फिर फिर आप उसके बाद मिल जाता है, फिर आप लीगल फिर भले आप विजिट पे जाएं मगर शादी कर लिए तो लीगल हो जाता है। ये है, ये लॉ है। शादी ना कर लेना आप लोग, मतलब तरीका बता के बिल्कुल, ये अच्छा शादी उसी से करना जो समझ आए। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे विजिट। अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ये आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। आपको हम बता रहे हैं कि आपने वीज़ा कैसे हासिल करना है और अगर वीज़ा मिल जाए तो किस तरीके से आपको वर्क परमिट और वहाँ पे आप बेस कैसे हो सकते हैं, काम कैसे कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है वो ये आज का शो ज़रूर देखें। ठीक है, वेलकम बैक। राना इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वीज़ा कंसल्टेंट, और आज हमें बता रहे हैं कि हमने यूके और यूरोप का वीज़ा कैसे हासिल करना है और क्या क्राइटेरिया, क्या डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले हमें ब्रेक पे बताया कि अगर यहाँ से कोई बंदा जाता है विज़िट वीज़ा पे और उसके बाद किसी वहाँ पे किसी ब्रिटिश नेशनल से शादी कर लेता है तो फिर उसको ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है कि वो वर्क परमिट, उसको वीज़ा मिले, ये मिले, क्योंकि जब शादी हो जाएगी तो उसका भी वर्क परमिट ईजीली वहाँ पे भी लॉटरी में खुल जाएगा। तो मगर ये करने वाली बात नहीं है कि आपकी मर्ज़ी है और ना कि वहाँ पे कोई ऐसे गोरियाँ बैठी हुई हैं या ब्रिटिश लड़कियाँ बैठी हुई हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, आ जाओ भाई हमने शादी करनी है। तो आप वो देख के जाएँ जो पूरे हों, तो अपने वीज़े डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपर करके जाएँ, तरीके से जाएँ ताकि आपको वहाँ से डिपोर्ट ना किया जाए, आपकी बेइज्जती ना हो, छुपके ना रहें, ऐसे तरीके ना हो। जिस तरीके से भी जाएँ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर एक पेज के थ्रू जाएँ। ठीक है नहीं। अब मुझे ये बताइएगा कि फिर आप कुछ बात कर रहे थे इसी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कि इसकी फ़ीस कितनी होती है जो वर्क परमिट के लिए जैसे जाते हैं। कोई बंदा बिल्कुल पहली मरतबा जा रहा है तो उसकी यूके की क्या फ़ीस होगी फॉर द वीज़ा? देखिए, अगर तो वो विजिट वीज़े पे जा रहा है तो उसकी मोस्टली 40-50,000 रुपीज़ ब्रिटिश एम्बेसी की फ़ी है। अच्छा। इसी तरह अगर वो उसमें भले स्टडीज़ वीज़े की भी वीज़े की स्टडी की फ़ीस अलग है, विजिट वीज़े की अलग है, वर्क परमिट की अलग है, अच्छा। इमिग्रेशन की अलग है। इन सालों की बता दें जी। इसकी तो आपने 40 बता दी। देखिए इसकी 40 से 50,000 है क्योंकि वो पाउंड फ्लक्चुएट होता है। ठीक है। इसी तरह जो वर्क परमिट है उसकी कोई 1 लाख के करीब है। अच्छा। ठीक है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो उसकी भी हेल्थ इंश्योरेंस और एम्बेसी की फ़ीस डाल के कोई 2 से 2.5 लाख रुपए बन जाती है। ठीक है। और अगर आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, आपकी पाकिस्तान से इमिग्रेशन हो गई है, तो वो एक सिंगल बंदे की जो फ़ीस है वो कोई 1000 पाउंड समथिंग है, मतलब कोई 3-3.5 लाख रुपया है। और अच्छा। हेल्थ इंश्योरेंस इसके अलावा है। अच्छा जी। वो कितने को हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप साल की हेल्थ इंश्योरेंस देखें तो वो भी कोई
60 से 70 हज़ार रुपया बन जाती है। ये पाकिस्तानियों की वीज़ा रिजेक्शन की क्या वजूहात बनती हैं, बताइएगा ज़रा राना साहब। जी, पाकिस्तान की वीज़ा रिजेक्शन की वजूहात यही हैं कि हम लोग वीज़ा तो ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमने विज़िट वीज़ा ले लिया, उसकी मुद्दत है 6 महीने, और 6 महीने के अंदर जाके हम वहाँ काम करना शुरू कर देते हैं, और 6 माह बाद हम वापस ही नहीं आते, वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। फिर हम मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसके बाद ओवर टाइम बार कर लेते हैं, टाइम गुज़र जाता है, उसके बाद वापस आते हैं या वो हमें पकड़ लेते हैं। तो फिर मोस्टली हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये जो स्टूडेंट वीज़ा होता है ये कंप्लीट हो जाता है, अगर चले जाते हैं वहाँ पे, उसके बाद परमानेंट वीज़ा वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रहने जी के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अपना टाइम पूरा कर लिया, लाइक अगर आप बैचलर प्रोग्राम में गए तो आपने उसको कंप्लीट किया, उसके बाद यूके जो गवर्नमेंट है वो 2 साल का PSW पोस्ट स्टडी वर्क आपको दे देता है। उस पोस्ट स्टडी वर्क में मोस्टली लोग अपने वीज़ा को वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा लेते हैं। अगर आप वर्क परमिट पे लीगली 5 साल का अरसा यूके में रहते हैं तो आपको यूके का PR कार्ड इंडेफिनिट स्टे मिल जाता है। यूके और यूरोप में कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है? यूके में और यूरोप में आफ्टर कोविड हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा डिमांड है उनकी। लाइक उनको नैनीज़ चाहिए, केयर गिवर जो होते हैं, जो ओल्ड लोगों की, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं या यूके में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी केयर के लिए उन्हें लोग चाहिए, उनको नर्सेज चाहिए, उनको डॉक्टर्स चाहिए, उनको प्लम्बर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं वो चाहिए, IT की फील्ड में बहुत सारे लोग चाहिए। फिर बिज़नेस में यूके को और यूरोप को न्यू एंटरप्रेन्योर चाहिए, कोई ऐसा यूनिक आइडिया दे सके उनको यूके को और यूरोप को, वो उसको भी वेलकम करते हैं। अच्छा, स्टूडेंट वीज़े के लिए जब लड़कियां जाती हैं तो कौन से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर लड़कियों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे लड़कियों को जाना चाहिए पढ़ने के लिए? आपको कौन से लगते हैं फॉर गर्ल्स ओनली? देखिए फिजा, ये तो अब डिपेंड करता है कि पेरेंट्स लड़कियों को कहाँ भेजना चाह रहे हैं। लड़कियों की तो ख्वाहिश होती है कि वो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़ने के लिए जाएं, और लड़कियां हमारी जा भी रही हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब वहाँ पे प्रॉपर उनके अलग से हॉस्टल्स हैं, लड़कियां इंडिपेंडेंटली लड़कियों के साथ रह सकती हैं, कोई इशू नहीं। अगर कुछ हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ में लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजा जाए, तो उसमें दुबई है। दुबई के अंदर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, यूके, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस वहाँ पे बना दिए। अगर हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो इस्लामिक कंट्रीज़ में जाएं तो वो दुबई में भेज सकते हैं। इसी तरह यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस मलेशिया में भी अवेलेबल है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये काम शुरू हो गया है कि आप इन तीनों कंट्रीज़ में बीइंग इस्लामिक कंट्रीज़ आप अपनी बच्चियों को भेज सकते हैं। वहाँ पे हलाल फूड मिलेगी और इस्लामिक एनवायरनमेंट होगा। थैंक यू सो मच राना इनाम साहब, आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। हम आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। राना इनाम साहब हमारे साथ मौजूद है, वीज़ा कंसल्टेंट, और आज हमें बता रहे हैं कि हमने यूके और यूरोप का वीज़ा कैसे हासिल करना है और क्या क्राइटेरिया, क्या डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले हमें ब्रेक पे बताया कि अगर यहाँ से कोई बंदा जाता है विज़िट वीज़ा पे और उसके बाद किसी ब्रिटिश नेशनल से शादी कर लेता है, तो फिर उसको ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है कि वो वर्क परमिट, उसको वीज़ा मिले, ये मिले, क्योंकि जब शादी हो जाएगी तो उसका भी वर्क परमिट ईजीली वहाँ पर भी लॉटरी में खुल जाएगा। तो मगर ये करने वाली बात नहीं है कि आपकी मर्ज़ी है, और ना कि वहाँ पे कोई ऐसे गोरियाँ बैठी हुई हैं या ब्रिटिश लड़कियाँ बैठी हुई हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, आ जाओ भाई हमने शादी करनी है। तो आप वो देख के जाएँ जो पूरे हों। तो अपने वीज़े डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपर करके जाएं, तरीके से जाएं, ताकि आपको वहाँ से डिपोर्ट ना किया जाए, आपकी बेइज्जती ना हो, छुपके ना रहें, ऐसे तरीके ना हो। जिस तरीके से भी जाएं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर एक पेज के थ्रू जाएं, ठीक है। नहीं, अब मुझे ये बताइएगा कि फिर आप कुछ बात कर रहे थे इसी डॉक्यूमेंटेशन
इमिग्रेशन के ऊपर कि इसकी फ़ीस कितनी होती है जो वर्क परमिट के लिए जैसे जाते हैं? कोई बंदा बिल्कुल पहली मरतबा जा रहा है तो उसकी यूके की क्या फ़ीस होगी फॉर द वीज़ा? देखिए, अगर तो वो विजिट वीज़े पे जा रहा है तो उसकी मोस्टली 40-50,000 रुपीज़ ब्रिटिश एम्बेसी की फ़ी है। इसी तरह अगर वो उसमें भले स्टडीज वीज़े की भी वीज़े की फ़ीस स्टडी की फ़ीस अलग है, विजिट वीज़े की अलग है, वर्क परमिट की अलग है, इमिग्रेशन की अलग है। इन सालों की बता दें जी। इसकी तो आपने 40 बता दी। देखिए, इसकी 40 से 50,000 है क्योंकि वो पाउंड फ्लक्चुएट होता है। इसी तरह जो वर्क परमिट है उसकी कोई 1 लाख के करीब है। अच्छा, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो उसकी भी हेल्थ इंश्योरेंस और एम्बेसी की फ़ीस डाल के कुछ 2 से 2.5 लाख रुपए बन जाती है। ठीक है। और अगर आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, आपकी पाकिस्तान से इमिग्रेशन हो गई है, तो वो एक सिंगल बंदे की जो फ़ीस है वो कोई 1000 पाउंड समथिंग है, मतलब कोई 3-3.5 लाख रुपया है। और हेल्थ इंश्योरेंस इसके अलावा है। अच्छा जी। वो कितने को हेल्थ इंश्योरेंस? अगर आप साल की हेल्थ इंश्योरेंस देखें तो वो भी कोई 60 से 70 हज़ार रुपया बन जाती है। ये पाकिस्तानियों की वीज़ा रिजेक्शन की क्या वजूहात बनती हैं, बताइएगा ज़रा राना साहब। जी, पाकिस्तान की वीज़ा रिजेक्शन की वजूहात यही हैं कि हम लोग वीज़ा तो ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमने विज़िट वीज़ा ले लिया, उसकी मुद्दत है 6 महीने और 6 महीने के अंदर जाके हम वहाँ काम करना शुरू कर देते हैं और 6 माह बाद हम वापस ही नहीं आते, वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। फिर हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद ओवर टाइम बार कर लेते हैं, टाइम गुज़र जाता है, उसके बाद वापस आते हैं या वो हमें पकड़ लेते हैं। तो फिर मोस्टली हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अच्छा, ये जो स्टूडेंट वीज़ा होता है ये कंप्लीट हो जाता है, अगर चले जाते हैं वहाँ पे, उसके बाद परमानेंट वीज़ा वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रहने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अपना टाइम पूरा कर लिया, लाइक अगर आप बैचलर प्रोग्राम में गए तो आपने उसको कंप्लीट किया, उसके बाद यूके जो गवर्नमेंट है वो 2 साल का PSW पोस्ट स्टडी वर्क आपको दे देता है। उस पोस्ट स्टडी वर्क में मोस्टली लोग अपने वीज़ा को वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा लेते हैं। अगर आप वर्क परमिट पे लीगली 5 साल का अरसा यूके में रहते हैं तो आपको यूके का PR कार्ड इंडेफिनिट स्टे मिल जाता है। यूके और यूरोप में कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है? यूके में और यूरोप में आफ्टर कोविड हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा डिमांड है उनकी। लाइक उनको नैनीज़ चाहिए, केयर गिवर जो होते हैं, जो ओल्ड लोगों की, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं या यूके में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी केयर के लिए उन्हें लोग चाहिए, उनको नर्सेज चाहिए, उनको डॉक्टर्स चाहिए, उनको प्लम्बर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं वो चाहिए, IT की फील्ड में बहुत सारे लोग चाहिए। फिर बिज़नेस में यूके को और यूरोप को न्यू एंटरप्रेन्योर चाहिए, कोई ऐसा यूनिक आइडिया दे सके उनको यूके को और यूरोप को, वो उसको भी वेलकम करते हैं। अच्छा, स्टूडेंट वीज़े के लिए जब लड़कियां जाती हैं तो कौन से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर लड़कियों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे लड़कियों को जाना चाहिए पढ़ने के लिए? आपको कौन से लगते हैं फॉर गर्ल्स ओनली? देखिए फिज़ा, ये तो अब डिपेंड करता है कि पेरेंट्स लड़कियों को कहाँ भेजना चाह रहे हैं। लड़कियों की तो ख्वाहिश होती है कि वो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़ने के लिए जाएं और लड़कियां हमारी जा भी रही हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब वहाँ पे प्रॉपर उनके अलग से हॉस्टल्स हैं, लड़कियां इंडिपेंडेंटली लड़कियों के साथ रह सकती हैं, कोई इशू नहीं। अगर कुछ हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ में लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजा जाए, तो उसमें दुबई है। दुबई के अंदर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, यूके, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस वहाँ पे बना दिए। अगर हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो इस्लामिक कंट्रीज़ में जाएं तो वो दुबई में भेज सकते हैं। इसी तरह यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस मलेशिया में भी अवेलेबल है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये काम शुरू हो गया है कि आप इन तीनों कंट्रीज़ में
बीइंग इस्लामिक कंट्रीज़ आप अपनी बच्चियों को भेज सकते हैं, वहाँ पे हलाल फूड मिलेगी और इस्लामिक एनवायरनमेंट होगा साहब। थैंक यू सो मच राना इनाम साहब, आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। हम आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, ज़बरदस्त स्टोरी, ज़बरदस्त गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको उनसे मुतारिफ़ करवाऊँ। एक ऐसी मोटिवेशन इनको देख के होती है, मुझे खुद समेत इस तरह से मुझे एक अट्रैक्शन हुई इनको देख के कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम छोटी छोटी बात के लिए कहते हैं ना कि यार बस रह गया है, कुछ नहीं, छोटी सोच रखने के लोग हैं हम, छोटी सोच रखते हैं, हमारी सोच ही नहीं वसी होती। जब हम बाद में यही सोच लेते हैं पहले कि यार नहीं हो सकता, इस तरफ जाना ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप सोच को वसी करेंगे ना तो आपके काम, आपकी हिम्मतें, आपके इरादे वसी हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। इसी तरह मेरे सामने जो मेरे मेहमान हैं जिनको मैंने मदऊ किया है, ये बड़े ज़बरदस्त एथलीट है, हर्डलर है, एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद रनिंग करते हैं सुबह शाम 2 से 2.5 किलोमीटर। भाई ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी, मगर मैं आपको ये बताऊं, एक टांग नहीं है इनकी और उसके बावजूद करते हैं। अब समझ आई आपको कि मैं ये क्यों कह रही थी कि सोच को वसी करें। इन्होंने तो अपनी सोच को छोटा नहीं किया, क्या कुछ कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नदीम साहब, और ये बता दूं कि शुक्र अल्लाह का करते हैं अपने से नीचे उन लोगों को देख के कि जिनके पास ये दोनों टांगे नहीं हैं, या दोनों हाथ नहीं हैं, या ऐसे कोई जिस्म के अज़ा नहीं है जो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनसे वो काम नहीं ले सकते। असल में हम देखते हैं अपने से ऊपर वाले को, हम कभी भी अपने से नीचे वाले को देखें ना तो फिर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें और हम वही करें जो हमारा दिल करता है, हम वो सारे इरादे, सारे ख्वाब पूरे करें। मोहम्मद नदीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? वालेकुम अस्सलाम, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप आए मेरे शो पे, मैं तो आपके लिए मैं आपको क्या बताऊं कितनी खुश हूँ, और आपकी स्टोरी मैं चाहती हूँ अपनी ज़बानी सबसे पहले आप ज़रा सुनाएं। कितने साल के थे जो इतने ख्वाब देखना, बुनना शुरू कर दिए? आपके जैसे अगर कोई और मेरे भाई हों या कोई और लोग हों, मैं या कोई बहनें भी हों, तो मुझे लगता है तो अपनी ज़िंदगी छोड़ देंगे, कहेंगे बस अब कुछ नहीं है, आगे क्या करना, बस ऐसे ही पढ़े, ऐसे ही खाएंगे, ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। आपने इतनी हिम्मत कैसे पकड़ी, बताइए ना देखने वालों को, किस उम्र से पकड़ी? जी अभी मैं ना पहले अपने गांव में कबड्डी करता था। तो किस उम्र से? तकरीबन बचपन से ही स्टार्ट करती थी कबड्डी, तकरीबन 8-9 साल की उम्र में। अच्छा। तो बाद में मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से ना ये टांग मेरी काटनी पड़ी। कितने साल के थे जब एक्सीडेंट हुआ? तकरीबन 17 साल का था। तो उसके बाद टांग कटने के बाद एक्सीडेंट क्या हुआ था? एक्सीडेंट, बाइक स्लिप हो गई थी, शादी पे जा रहे थे और बारिश भी थी, कीचड़ होता ना गांव में, उस पर बाइक स्लिप हो गया। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने कभी टांग के बारे में नहीं सोचा कि यार मेरी टांग नहीं है। जब अल्हम्दुलिल्लाह एक टांग पे सब कुछ कर रहा हूँ तो फिर क्यों सोचूं। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं लाहौर पंजाब स्टेडियम में गेम करता हूँ, एथलीट हूँ, हाई जंप भी करता हूँ और हडल भी करता हूँ एक टांग से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और सुबह शाम तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर सुबह रेस लगाता हूँ और 2-2.5 किलोमीटर शाम को भी रेस लगाता हूँ। 1 मिनट, दोबारा वापस उसी जगह पे आते हैं। एक्सीडेंट हुआ, शादी पे जा रहे थे, कीचड़ होती है, वहाँ से स्लिप कर गया, टांग पूरी रगड़ गई थी। वो घुटने का इशू बन गया था। इशू ये बन गया था ना इशू, तो उधर चले गए बुरे वाला में, सरकारी हॉस्पिटल। अच्छा। उन्होंने केयर ही नहीं की टांग की, ज़्यादा इशू नहीं था। अच्छा। उन्होंने केयर नहीं की तो टांग पे प्लास्टर कर दिया, उसकी वजह से मेरी टांग काली होगी। काली? हाँ जी, बिल्कुल काली होगी। फिर इधर जना लेके आए, वो कह रहे काटनी पड़ेगी, तो फिर उधर ले गए गुरकी हॉस्पिटल, उधर से टांग कटवा दी। और तो जब आपको पता चला, आप 17 साल के थे, आपको ये पता चला कि आपकी टांग को काटना पड़ेगा, एक जवान लड़का 17 साल की उम्र में सही जो जवानी की तरफ है, और वो उसकी खूबसूरती, उसका सब कुछ, उसका चलना फिरना, उसकी जान, उसका सब कुछ, उसकी टांग, और बोला काटनी पड़ेगी, तो फिर आपकी फैमिली, आप सब कैसे माने, कैसे राज़ी हुए, दिल पे क्या पत्थर रखा, कैसे तकलीफ़, क्या सोच? अब्बू मेरे तो सहन ही नहीं कर रहे थे। अब्बू कह रहे नहीं, मैंने अपनी बेटी की टांग नहीं कटवानी। हाँ। तो डॉक्टर रोज़ाना अब्बू के पास आते थे कि ऐसे बच्चे की टांग काटनी पड़ेगी, अगर 1-2 दिन और ना टांग काटी ना, डॉक्टरों ने टाइम दे दिया था, तो बच्चे की डेथ हो जाएगी।
पॉइजन फैल रहा था। जी हाँ जी। तो फिर मेरे चाचू ने सहन किए, तो फिर टांग कटने के बाद लोगों के ताने भी सुने। घुटने से कटी थी टांग या थाइस या की? घुटने के ऊपर कटी थोड़ी सी। ये घुटने से ऊपर जी, कटी जी। थी, अच्छा। आए हाय। तो टांग कटने के बाद फिर लोगों के ताने भारी क्या? बात है, लोग टीचरें करते हैं कि यार ये देखें अब इसकी ये पहले कबड्डी करता था, अब इसकी टांग नहीं है, अब ये क्या कर सकता, अब तो कुछ भी नहीं कर सकता। गांव लोग- में जैसे माहौल होता हाँ है, जी, लोग टीचरें करते हैं ना, जाहिलों की तरह बकवास जाहिलों करना की। शुरू कर दी उन्होंने। तो मैं फिर एक दिन लड़के भी करते थे जो आपके दोस्त वगैरह थे? लड़के बस करते हैं, आपको पता लोग तो फिर बातें करते हैं। तो मैंने किसी की देखा जिंदगी का आधा हिस्सा उसके जिस्म का कट गया, उसके बाद ये इस तरह लोगों की के लिए एक बकवास। मजाक आता है ना, लोगों के लिए एक मजाक बन जाता है। तो एक दिन फिर मैं देख रहा था यूट्यूब में कि यूरोप के ममालिक में एक लड़का है ना, वो जो मैं हाई जंप करता हूँ, मेरे सामने वो वीडियो आई, मैंने देखा कि यार ये अगर हाई जंप कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं कि देखें किस तरह से क्या हादसा, क्या डिप्रेशन, क्या टेंशन, टांग कट गई मगर उसके बावजूद 17 साल का लड़का आगे अपने इरादे कैसे मजबूत करता है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद नदीम जो कि अतीत भी है और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, और मैं कहूँगी कि क्या मोटिवेशन है इनकी। मैं आपके लिए एग्जांपल है। तो फिर अब आपने यूट्यूब पे देखा कि इस तरह से जंप हो रही है, हाई जंप लगाई है किसी लड़के ने, आपने कहा कि मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट? अब ये इरादे वहाँ पे आपके बन गए, आगे फिर क्या हुआ? तो मैंने जब वो देखी वीडियो, मेरे जज्बात और के जज्बात भी, मैंने सोचा अगर यार ये कर सकता तो मैं भी करूँगा। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल हो गया इधर पंजाब स्टेडियम में गेम करता हूँ। तो इशू ये आता है आप ही कि वो लड़का जो गेम करता है ना, उनको उधर स्पॉन्सर देते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। हाँ। हमें इधर सपोर्ट नहीं कर रहे। ये आप कर रहे हैं एक टांग से जी सारा? जी हाँ जी, ये मैं सब कर रहा हूँ एक टांग पे। ओहो, तो आपकी ट्रेनिंग कौन करता है? मेरे कोचेज़ हैं उधर। अच्छा जी। तो ना ये क्या हो रहा है? ये मैंने भाई को एक भेजी थी कि वो जो इंटरनेशनल प्लेयर है ना, पैरा ओलंपिक के, अगर वो देखे ना मसनूई टांग लगा के भाग रहा है, 100 मीटर कर रहा है। हाँ, हाँ। जी। मेरी ये जो है पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, फेडरेशन को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि मुझे अगर ये टांग में मिल जाए ना, और मैं 100 मीटर भी करूं, 200 मीटर भी करूं, उसमें से भी गोल्ड मेडल लेके आऊँ। हाई जंप तो मैं कर रहा हूँ। तो कीजिए ना, ये प्लेटफॉर्म से बताइए, अपील कीजिए। मैं आपके साथ अपील करती हूँ। कहाँ से आपको ये टांग मिलेगी बताएं? ये जर्मनी से मिलेगी। जर्मनी से मैंने पता मिलेगी। किया है, हाँ जी। ठीक है। अगर मुझे ये टांग मिल जाए तो मैं 100-200 मीटर में भी इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ भाई के लिए कि अगर इनका इतना देखें पैशन है, इस तरह से मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, एथलीट हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप इनको थोड़ी सी सपोर्ट करें। मतलब बात ये कि इंटरनेशनल तो लोगों को कितनी सपोर्ट की जाती है और यहाँ पर हमारे पास किसी स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट ही नहीं, कोई ना हुकूमत कर रहे हैं ना किसी स्पोर्ट्स के लेवल पे किया जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनको ये टांग मिल जाए तो अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर ये परफॉर्म कर सकते हैं। ही इज़ अ गुड परफॉर्मर, अच्छा प्ले कर रहे हैं, अच्छा प्लेयर है। तो आप भी कुछ कहना चाहते हो तो कह दीजिए। बस ये हुकूमत से अपील है और फेडरेशन को चाहिए, क्योंकि मैं गेम करता हूँ, मुझे सारे फेडरेशन वाले देखते हैं, लेकिन पूछता ही कोई नहीं। एक टांग पे लगा हूँ, पागलों की तरह कर रहा हूँ, सिर्फ अपने पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बनना चाहता हूँ। जो लोग हैं ना जिनका हाथ बाजू कट गया, वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, मैं उनके लिए एक मिसाल बनना चाहता हूँ कि भाई आप सब कुछ कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। बस अपने हिम्मत नहीं हारनी, सबसे पहले आपने हिम्मत हारनी। रनिंग कैसे करते हैं, मुझे ये बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी आप आ जाएं स्टेडियम, पंजाब स्टेडियम में आ जाएं, मुझे लाइव देख लें। शाम को भी करता हूँ, सुबह भी करता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिस आपने की है ना? हिम्मत नहीं आ रही ना। हाँ। कुछ करके दिखाना है। बताए ना जरा देखने वालों को, बोले ये कैमरा आपका है। जो हिम्मत हार जाते हैं अपनी जिंदगी, खास तौर पे वो लोग, मैं आपको बताऊं, अपाहिज वो हैं जिनके टांगे, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान हैं मगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। अपाहिज मेरी नज़र में वो हैं जो घर बैठ के रोटी तोड़ रहे हैं, उनके अंदर कोई हिम्मत नहीं है कि वो जाके कोई काम कर लें, पैसा कमा लें, बहन की शादी कर दें, घर का खर्चा चला लें। बैठे रहते हैं, रोटी तोड़ रहे होते हैं, सुबह 2-2 बजे सो के उठते हैं, अपने कमरों से बाहर निकलते हैं, रात भर दोस्तों में आवारागर्दियां करते हैं, घर आके माँ पे चीखते हैं, बदतमीजी करते हैं, माँ बाप के साथ कुछ सलूक नहीं करते। मैं उनको कहूँगी अपाहिज तो वो लोग हैं, दिमागी माजूर,
ये वो लोग हैं, उनको कहिए किसको कोई वो आप बताना चाहते हैं, कोई आप हौसला देना चाहते हैं लोगों को, हमारी यूथ के लिए कुछ पैगाम देना चाहते हैं तो प्लीज़ दें, ताकि मेरी जो यूथ है वो अपाहिज ना हो जाए मेरे भाई, प्लीज़। पैगाम यही है कि भाई ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन आपने उनका सामना करना है। वाह, आपने हिम्मत हार के घर नहीं बैठ जाना कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। भाई कुछ करके दिखाना है, अगर कुछ करेंगे तो लोग आपकी कदर करेंगे, वरना लोग आपको तो पूछेंगे भी नहीं जब आप किसी काम के नहीं हो। कुछ करके दिखाना है, क्या बात है, जो नहीं हो सकता वही तो करना है ना। क्या बात है, शेर लगा भाई, शेर चीता। वो कहते हैं क्या ना थके हैं पाँव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। वाह जी, इसी शेर के साथ प्रोग्राम को हम इख्तिताम पे लेकर जाएंगे और इसके आगे मेरे कहने के लिए कोई भी वर्ड्स नहीं है। बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात इस शेर से ख़त्म की है। आपसे मुलाकात करती हूँ कल।